नमस्कार दोस्तों, संस्कृत साधना चैनल में आपका स्वागत है। आइए परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण व्याकरण के कुछ प्रश्नों को देखते हैं जो आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे। परीक्षा नज़दीक है, इस संदर्भ में अधिक से अधिक अभ्यास आप लोगों को करना चाहिए। देखते हैं इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रश्न। द्वंद्व समास के भेद हैं, तो द्वंद्व समास के कितने भेद हैं? 2 हैं, 3 हैं, 5 हैं या 1 भेद है। तो द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं, एक शेष, समाहार और इतरेतर। वैसे एक शेष को नहीं माना है, किंतु आयोग ने इसको 3 सही माना है, तो आपको 3 पर ही ध्यान देना चाहिए। चंद्रशेखर में समास है, तत्पुरुष समास है, अव्ययीभाव समास है, बहुव्रीहि समास है या द्वंद्व समास है। चंद्रशेखर में बहुव्रीहि समास है। चंद्र शेखरे यस्य स चंद्रशेखर। भूतपूर्व में समास विधायक सूत्र है, कुगति प्रादय प्राकडारात् समासः, उपसर्जनम पूर्वम या सहसुपा। तो भूतपूर्वा में सहसुपा से समास होता है। पूर्वम भूता भूतपूर्वा इसकी विग्रह, यदि विग्रह पूछता है तो वह भी आपको आनी चाहिए। 33 को संस्कृत में कैसे लिखेंगे, माने 33 को संस्कृत में क्या कहेंगे? 33, 63, 33 या 33। तो क्या सही होगा? 33 सही हो जाएगा। नखविन्ना में समास है। नखविन्ना में कौन सा समास है? तृतीया तत्पुरुष है, कर्मधारय है, बहुव्रीहि है या द्वंद्व समास है। तो नखई भिन्ना, नखविन्ना, ये इससे तृतीया तत्पुरुष इसमें हो जाएगा, कर्ति कर्णो कृतावोलन सूत्र से। आगे देखिए, षष्ठी तत्पुरुष युक्त समास है, माने षष्ठी तत्पुरुष का कौन सा उदाहरण है इनमें से? दूरादागता है, राजपुरुषा है, धान्यार्था है या इनमें से कोई नहीं। तो ये राजपुरुषः षष्ठी तत्पुरुष युक्त समास है। राजपुरुषः, राज्ञापुरुषः, राजपुरुषः। समास में प्रथम शब्द संख्यावाचक हो तो वह द्विगु समास होगा जब दूसरा शब्द हो। तो दूसरा शब्द क्या हो? संज्ञा हो, अव्यय हो, विशेषण हो या उपसर्ग हो। तो द्विगु समास में प्रथम शब्द संख्यावाचक होता है और दूसरा संज्ञा होनी चाहिए। संज्ञा इसका सही होगा तो द्विगु समास होता है। संख्या पूर्वे द्विगु। बालक शब्द का द्वितीया बहुवचन का रूप क्या होगा? बालकम होगा, बालकौ होगा, बालकान होगा या इनमें से कोई नहीं। तो द्वितीया बहुवचन का रूप पूछा है तो बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकम, बालकौ, बालकान। तो बालकान सही हो जाएगा। कवि शब्द का पंचमी एक वचन का क्या रूप है? माने कवि शब्द का पंचमी के एक वचन में क्या बनेगा? कवेः बनेगा, कविभ्याम बनेगा, कविभ्य बनेगा या इनमें से कोई नहीं। तो कवेः बनेगा। क्या बनेगा? कवेः। पंचमी में भी और षष्ठी में भी, जैसे हरि का बनता है हरेः, ऐसे ही कवि का बनेगा कवेः। सुधियम किस विभक्ति का रूप है? तृतीया का है, द्वितीया का है, चतुर्थी का है, किसका है? तो सुधियम द्वितीया व्यक्ति के एक वचन का रूप है, सुधियम। आगे देखिए, पंचमी विभक्ति में भानु का सही रूप क्या होगा? माने पंचमी विभक्ति में भानु शब्द का क्या बनेगा? भानवे बनेगा, भानोभ्याम बनेगा, भानुना बनेगा या भानोह बनेगा। तो पंचमी विभक्ति में भानु शब्द का क्या बनेगा? भानोह। तो डी आंसर सही हो जाएगा, भानोह बनेगा। स्वयंभुवी किस विभक्ति का रूप है? स्वयंभुवी
किस विभक्ति का रूप है? तृतीया का है, चतुर्थी का है, षष्ठी का है या सप्तमी का है? तो स्वयंभुवी सप्तमी एकवचन का रूप है। डी आंसर सही होगा। फलानाम किस विभक्ति का रूप है? फलानाम, फलानाम कहाँ बनेगा? द्वितीया में बनेगा, तृतीया में बनेगा, पंचमी बनेगा या षष्ठी में बनेगा? तो षष्ठी बहुवचन में बनेगा फलानाम। फल शब्द नपुंसकलिंग में रूप चलते हैं, फलम, फले, फलानी, तो षष्ठी बहुवचन में बनेगा फलानाम। आगे देखिए, षष्ठी विभक्ति में दधि का सही रूप होगा। षष्ठी विभक्ति में दही का सही रूप क्या होगा? दधनो बनेगा, दधनाभाम बनेगा, दधि बनेगा या दधीनी बनेगा? तो षष्ठी विभक्ति में बनेगा दधनो। कोष में अभिनिवेशस्य सूत्र है। अभिनिवेशस्य सूत्र कौन से कारक का है? कर्ण कारक का है, संप्रदान कारक का है, अपादान का है या कर्म कारक का है? किसका है? कर्म कारक का। अभि और नि उपसर्ग पूर्वक विस धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है, तो ये कर्म कारक का सूत्र है। अपादान कारक मूलतः प्रयुक्त होता है। अपादान कारक मूलतः प्रयुक्त होता है। संयोग अर्थ में प्रयुक्त होता है, वियोग अर्थ में प्रयुक्त होता है, परायत करने अर्थ में प्रयुक्त होता है या दया करने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो मूलतः प्रयुक्त होता है अलग होने पर, माने वियोग अर्थ में, तो बी सही हो जाएगा। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, तो वृक्षात् पत्रम पतति। धातुएं कितने प्रकार की होती हैं? धातुएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की या 5 प्रकार की? तो धातुएं कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी, इस प्रकार से 3 प्रकार की धातुएं होती हैं। आसन्न भविष्य के लिए प्रयुक्त होता है। कौन सा लकार होता है आसन्न भविष्य के लिए? तो लिट लकार, लुट लकार, लिरिट या लंग? तो लिरिट लकार आसन्न भविष्य के लिए लिरिट लकार प्रयुक्त होता है। भू धातु का रूप लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में क्या होगा? भव बनेगा, भवतम बनेगा, भवत बनेगा या भवंत बनेगा? तो लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन पूछा है, तो भवत, भवताम, भवंतु, भव, भवतम, भवत, तो क्या बनेगा? भव बनेगा। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में भव। गम धातु लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या रूप बनेगा? लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में, तो जगाम, जगमतु, जगमुह, जगमिथा, जगमतु, जगम, क्या बनेगा? जगम, मध्यम पुरुष बहुवचन में। 99 का संस्कृत शब्दात्मक क्या रूप होगा? माने 99 को संस्कृत में क्या कहेंगे? नवनवति, षण्णवति, नवति या एकनवति? तो 99 को क्या कहेंगे? नवनवति। संख्या से बहुत प्रश्न आते हैं, तो 1 से 100 तक की संख्याएं तो तैयार होनी ही चाहिए। अनुवाद के प्रश्न है, देखिए। किम करवाणि ते का अर्थ क्या होगा? किम करवाणि ते, तो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, तुम्हें क्या करना है या मैं तुमसे क्या करवाता हूँ। तो किम करवाणि ते, इसका सही भाव क्या होगा? ते, ते माने तुभ्यम, तुम्हारे लिए, तो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, ये इसका सही आंसर होगा ए। संस्कृत व्याकरण में मूलतः स्वरों की संख्या है 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं या 8 हैं। तो मूल स्वर कितने हैं? मूल स्वर पूछे हैं, तो मूल स्वर हैं 5, आ, ई, उ और री और ली, ये मूल स्वर हैं। संधि, देखो संधि है, क्या है संधि? 2 पदों का मेल है, 2 दूरवर्ती पदों का मेल है, 2 वर्णों का मेल है या इनमें से कोई नहीं। संधि क्या है?
संधि दो वर्णों का मेल है। दो पदों का मेल जहाँ होता है वो समास होता है, तो संधि दो वर्णों का मेल है। संधि के कारण हो सकता है लोप हो सकता है, दो में से एक का द्वित्व हो सकता है, कोई नया वर्ण हो सकता है, उपर्युक्त तीनों परिवर्तन हो सकते हैं। तो संधि के कारण उपर्युक्त तीनों परिवर्तन हो सकते हैं। लोप भी हो सकता है, जैसे लोपा साकल्य से आदि लग जाते हैं। दो में से एक का द्वित्व भी हो सकता है, जैसे अनुचि से द्वित्व कर देता है। कोई नया वर्ण भी होकर के बन जाता है, जैसे यण आदेश होता है तो ई को या हो जाता है। तो उपर्युक्त तीनों ही परिवर्तन हो सकते हैं। स्वर संधि का परिणाम ओ होगा, है। स्वर संधि का परिणाम ओ कब होगा? यदि आ अथवा आ के बाद उ या ऊ हो, यदि आ अथवा आ के बाद ई अथवा ई हो, यदि आ या आ के बाद री अथवा री हो, या इनमें से कोई नहीं। तो ये ओ जो संधि होगी स्वर संधि, वो कहाँ होगी? यदि आ अथवा आ के बाद ऊ हो, है। ये गुण संधि का उदाहरण है। आ अथवा आ के बाद जब ऊ आएगा तो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा, ओ हो जाएगा। जैसे गंगोदकम आदि। यदि आ अथवा आ के बाद ई अथवा ई आए तो क्या होगा? माने आ के बाद ई आए तो क्या होगा? ए, आई, ओ या औ। तो ये भी गुण संधि का उदाहरण है। आ के बाद जब ई आएगा तो क्या होगा? उसको ए हो जाएगा। गुण कितने होते हैं? गुण तीन होते हैं, आ, ए और ओ। तो आ के बाद यदि ई आता है तो ए हो जाता है। आ के बाद यदि ओ आता है, ऊ आता है तो ओ हो जाता है। तो आ अथवा आ के बाद ई आने पर क्या होगा? ए हो जाएगा। स्वर संधि में अर होता है। अर कब होता है? यदि री के बाद आ आए, यदि आ के बाद ऊ आए, यदि आ के बाद री आए, यदि आ के बाद अर आए। कब होता है? तो आ के बाद जब री आता है तो अर हो जाता है और रपरा लग जाता है, तो रपरत होकर के अर हो जाता है। तो यदि आ के बाद री आए तो अर होगा। बी आंसर सही होगा। अच संधि कहते हैं। अच संधि किसे कहते हैं? व्यंजन संधि को, स्वर संधि को, इनमें से कोई नहीं है, विसर्ग संधि को। तो अच क्या है? अचस्वराः। अच संधि माने स्वर संधि। स्वर संधि को ही अच संधि कहते हैं। बी आंसर सही होगा। हल संधि को व्यंजन संधि कहते हैं। आगे देखिए, मातृ प्लस औदार्यम का शुद्ध रूप है। मातृ प्लस औदार्यम का शुद्ध रूप क्या होगा? मात्रोदार्यम, मात्रौदार्यम, मातृदार्यम, मातृ औदार्यम। तो मातृ प्लस औदार्यम है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? री को यण हो जाएगा, तो मात्रौदार्यम बन जाएगा। मात्रौदार्यम यण हो रहा है। यण किसको होता है? ई को क्या होता है? या। ऊ को क्या होता है? व। री को क्या होता है? र। और री को क्या होगा? ल। ये यण होते हैं। आगे देखिए, नायका का संधि विच्छेद क्या है? नायकः, ना अकः, ने अकः, न अकः अथवा नई प्लस अकः। तो नई प्लस अका है, इसमें कौन सी संधि है? अयाद संधि। एचो यवा यावः सूत्र से आई के स्थान में आय आदेश हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? नायकः। आई को क्या हो जाता है? आय आदेश, तो नायका बनता है। स्तोश्चनाश्चु के अनुसार संधि है। कौन सा संधि रूप है? प्रश्ना है, शिवच्छाया है, हरिष्येते है या तट्टिका है। तो ये स्तोश्चनाश्चु के अनुसार हरिष्येते हो जाएगा। हरिश दंशेते है और इसमें दंत शकार को तालब शकार हो जाएगा, तो हरिष्येते बन जाएगा। ये स्तोश्चनाश्चु सूत्र का उदाहरण है। वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? 11 है, 13 है, 46 है अथवा 33 है। तो कुल कितनी संख्या है? 46। 33 व्यंजन और 13 स्वर, इस प्रकार से 46 वर्णमाला में संख्या है। यण संधि होगी। यण संधि कब होगी? जब आ के बाद ई आएगा जब होगी।
ई के बाद ई आएगी जब होगी, आ के बाद ए आएगा जब होगी, या ई के बाद आ आएगा जब होगी। तो यण संधि कब होती है? इक के स्थान में यण होता है। तो इक माने ई उ रील री के बाद जब कोई स्वर होगा तब होगी, माने ई के बाद जब आ आएगा तो यण संधि हो जाएगी। स्वर संधि में अय होगा, अय आदेश कब होगा? ए के बाद आ हो तब, आई के बाद आ हो तब, ओ के बाद आ हो, या औ के बाद। तो अय किसको होता है? ए को। ए चो यवा यावा सूत्र से ए को क्या होता है? अय आदेश होता है। तो ए प्लस अ तब अय होगा। हल संधि में विकार होता है, हल संधि में विकार होता है। व्यंजन का होता है, स्वर का होता है, विसर्ग का होता है, या उपर्युक्त तीनों का होता है। तो हल संधि में किसका विकार होता है? व्यंजन का। व्यंजन का विकार होता है, ये सही होगा। गंगोदकम का संधि विच्छेद क्या है? गंगा धन उदकम है, गंग धन उदकम है, गंगोधन उदकम है, या गंगा धन उदके है। तो ये आपने पढ़ा ही होगा। आधगुणा सूत्र का उदाहरण है गंगोदकम। गंगा प्लस उदकम और आ और उ को मिला करके ओ गुण हो जाता है तो गंगोदकम बनता है। ये गुण संधि का उदाहरण है। कस्मिश्चित का संधि विच्छेद क्या होगा? कस्मिश्चित का संधि विच्छेद क्या होगा? कस्मिन् धन श्चित, कस्मिन् धन चित, कस्मिन् धन चित, कस्मिनः धन श्चित स्थितन। तो क्या होगा? कस्मिन् धन चित। कस्मिन् धन चित होगा और संध्यंत रूप हो जाएगा कस्मिश्चित। बी आंसर सही होगा। यशस्कम का संधि विच्छेद क्या होगा? यश, यस्कम, यशः स्कम, यश अस्कम, यशः कम। तो क्या होगा? यशः, यशस्कम का संधि विच्छेद क्या होगा? यशस्कम का संधि विच्छेद होगा यशः धन कम, यशस्कम। विसर्ग को क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा, विसर्जनीय सा। तत्सर्वनाम शब्द का षष्ठी विभक्ति का क्या रूप होगा? तत्सर्वनाम शब्द का षष्ठी विभक्ति का क्या रूप होगा? तेन बनेगा, तस्य बनेगा, तस्मिन् बनेगा, या तस्मै बनेगा। तो स तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तै तस्मै ताभ्याम तेभ्य तस्मात् ताभ्याम तेभ्य तस्य तयो तेषाम। तो तस्य हो जाएगा। षष्ठी में क्या हो जाएगा? तस्य। त्वत् किस सर्वनाम का रूप है? त्वत् किसका है? तत् का है, इदम का है, अस्मद का है, या युष्मद का है? किसका है? युष्मद का है। त्वत् पंचमी के एक वचन में बनता है त्वत्। मह्यम किस सर्वनाम का रूप है? मह्यम किस सर्वनाम का रूप है? अस्मद का है, युष्मद का है, एतद का है, आदर्श का है। तो मह्यम बनता है अस्मद से, हैं? चतुर्थी के एक वचन में बनता है मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम। तो मह्यम अस्मद का है। एकोन सप्तति कौन सी संख्या है? एकोन सप्तति 79 है, 71 है, 70 है, या 69 है? क्यों? एकोन सप्तति क्या हो जाएगा? 69। डी सही हो जाएगा। 89 का संस्कृत रूप क्या होगा? नवति, नवनवति, एकोननवति, या षडशीति? क्या हो जाएगा? तो एकोननवति। क्या हो जाएगा? एकोननवति। द्विशब्द के रूप किन वचनों में हो सकते हैं? द्विवचन में, बहुवचन में, एक वचन में, या उपर्युक्त तीनों वचनों में। तो द्विशब्द के रूप केवल द्विवचन में होते हैं। द्विशब्द नित्य द्विवचनांत है, केवल द्विवचन में चलते हैं। द्वे द्वे, द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वाभ्याम, द्वयो द्वयो। उच्चयी का स्वरूप क्या है? उच्चयी का स्वरूप क्या है? अव्यय है, प्रत्यय है, उपसर्ग है, या सर्वनाम है? तो उच्चयी क्या है? अव्यय है। उच्चयी, नीचयी, ये सब अव्यय हैं। तो ये अव्यय है। इस प्रकार से ये हमने देखा कि प्रश्न संख्या से बहुत आते हैं, तो 1 से 100 तक की संख्या आपको विधिवत तैयार होनी चाहिए। संधि के बहुत प्रयोग आते हैं, तो संधि स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, बाबूराम
सक्सेना की संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के आधार पर उनके उदाहरण आपको तैयार होने चाहिए। आपको समास तैयार होने चाहिए, कारक तैयार होने चाहिए। निरंतर अभ्यास करें, परीक्षा में बहुत समय नहीं है, निश्चित आपको सफलता प्राप्त होगी। नमस्कार, धन्यवाद।